जो यूनिट 5th है ना, जो आपकी यूनिट 5th है, लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की और सबसे आसान यूनिट है यूनिट 5th। नेम इसका स्टैटिस्टिकल टेक्निक पार्ट 3। ये पूरी की पूरी यूनिट है ना सैम्पलिंग पे बेस्ड है। सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, टोटल सैम्पलिंग थ्योरी डिवाइड इन 2 कैटेगरी। नंबर फर्स्ट इज स्मॉल सैंपल, पर लिखते हैं लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, सैंपल। अब बेटे लार्ज सैंपल क्या होता है आपका? इफ सैंपल साइज, सैंपल साइज मतलब सैंपल में जो मेंबर होते हैं, ठीक है, सैंपल साइज, साइज एन बोलते हैं, एन इज ग्रेटर देन 30 होगा तो उसको बोलेंगे लार्ज सैंपल। एंड इफ सैंपल साइज इज लेस देन 30, सैंपल साइज एन, ठीक है, सैंपल साइज को हम लिखते हैं एन, सैंपल साइज एन, एन इज लेस देन 30, ठीक है, देन इट इज नोन एज द स्मॉल सैंपल। अच्छा, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, देन वी यूज द जेट टेस्ट। तो इसके लिए तो हम यूज करेंगे जेट टेस्ट। एक ही टेस्ट आपके सिलेबस में, इसकी 6 फॉर्म है इसकी, ठीक है, इसके 6 केस हैं इसके। और इसके लिए हम यूज करेंगे नंबर फर्स्ट टी टेस्ट, टी टेस्ट, सेकेंड एफ टेस्ट, थर्ड इज काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। इसके बाद आपका नोवा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी कंट्रोल। तो ये इसमें एक्चुअल में 3 टॉपिक हैं आपके इस यूनिट में, है ना। तो पहले सैम्पलिंग है, फिर आपकी नोवा एनालिसिस भी सैम्पलिंग का ही पार्ट है जब एनालिसिस करते हो लार्ज स्केल पर, ठीक है। और उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी कंट्रोल, ये 3 टॉपिक हैं इसमें। तो बहुत ही आसान यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है ये। बट आज आपको फर्स्ट डे पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ी टफ सी लगेगी, है ना, थोड़ी थ्योरी है, इसकी थ्योरी को समझना है, ठीक है, थ्योरी समझना है और थ्योरी लिखने के लिए भी आ जाती है थ्योरी, है ना। तो आज का लेक्चर हमारा थ्योरी पे ही चला जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छे से समझना थ्योरी, थ्योरी समझ में नहीं आई तब तक आपको कुछ नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन इसमें, है ना। बहुत आसान यूनिट है ये, ठीक है ना। अच्छा बेटे, स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स। द एग्रीगेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी इज नोन एज पॉपुलेशन और पैरामीटर, सॉरी पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है बेटे। छोटी छोटी डेफिनेशन ध्यान रखना। द एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी इज नोन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, क्लियर है। द यूनिवर्स कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्स ऑफ द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर क्लास or in a particular department or in a particular college or in particular university are so many examples of finite universe। होगा कि नहीं बेटा, फाइनाइट यूनिवर्स पर्टिकुलर क्लास में ना हाइट का सेट, हाइट ले लिया अपना, यूनिवर्स ऑफ हाइट्स। अब आपने हाइट्स बना रहे हो ना एक क्लास में, तो फाइनाइट निकलेंगे हाइट्स, है ना। अच्छा, वेयर एज यूनिवर्स ऑफ प्रेशर एट वेरियस पॉइंट इन एटमॉस्फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स। तो बेटे एटमॉस्फेयर में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और उन इनफाइनाइट पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, वेरियस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, या प्रेशर का जो प्रेशर है ना, द यूनिवर्स ऑफ प्रेशर एट वेरियस पॉइंट इन एटमॉस्फेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स। क्लियर बेटे आपके यहाँ तक? ये तो हम बात कर ली हमने पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स आपका 2 टाइप्स का होता है आपका, फाइनाइट यूनिवर्स और इनफाइनाइट, ठीक है, और यूनिवर्स और पॉपुलेशन, ठीक है बेटे। अच्छा देखो बेटे, सपोज मैंने ये बना दिया, कोई फाइनाइट यूनिवर्स ले लिया मैंने, सपोज ये दिस इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, समझना है इसको, ठीक है, ये आपका। अच्छा, ए फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, बेटे फाइनाइट सबसेट मैंने सपोज ये ले लिया, दिस इज द फाइनाइट सबसेट और स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज द क्या होगा? सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल
ए फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन और स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैंपल। समझ आ गया ना? कोई यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है, उसका स्मॉल पार्ट क्या होता है, इट इज कॉल्ड सैंपल। अच्छा, अब सैंपल में स्मॉल पार्ट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी होंगे, है ना? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। इसमें जो एलिमेंट होंगे उनको, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल इज नोन एज द सैंपल साइज। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल, समझना बेटे, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, बेटे छूट गया यहाँ पे, फ्रॉम ए population is called the sampling process of selecting a small part from a population is called the sampling. The main object of the sampling theory is that we study the sample and tried to have a maximum idea of universe or population with the minimum effort. क्या होता है बेटे, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ठीक है, एक हम सैंपल के बिहाफ पर छोटा सा पार्ट हमने लिया उस पॉपुलेशन का, और हमने छोटे से पार्ट की हमने स्टडी कर ली, और उस छोटे से पार्ट की स्टडी करने के बाद हम क्या करें, पूरे के पूरे हम यूनिवर्स की स्टडी बता दें हम, है ना? जैसे आपने देखा ना, जैसे एग्जांपल, ऐसे जैसे जो लड़की जो आपने देखा, डेयरी वगैरह पर देखा ना, डेयरी में जो टैंकर वगैरह होता है ना जो दूध का, उसमें उसकी कैपेसिटी क्या होती है उसकी, 10,000 लीटर की होती है ना, 10,000 लीटर, 15,000 लीटर नहीं की लीटर होगी होती है बेटे। वो आप क्या करते हो, अब आपको चेक करना है इस दूध में कितना फैट है, कितना क्रीम है, ये सब आपको निकालना है ना। तो कैसे करोगे आप, आपको याद है ना, आपने गांव वगैरह में देखा होगा आपने, डेयरी वगैरह में, जैसे हम छोटे थे हम ये एग्जाम्पल देखते रहते थे, इसलिए मैं मेन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये अपना वाला ये एग्जाम्पल मेरे को बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल था। तो आपको पता है दूध की जो क्वालिटी चेक करते हैं किससे करते हैं, आपने एक डिवाइस होती है, डिवाइस का नाम पता है क्या होता था? क्या बोलते थे इसको, आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में, है ना सर? लैक्टोमीटर शायद था सर। हाँ वेरी गुड, लैक्टोमीटर है ना बेटे। तो लैक्टोमीटर आपको पता है बेटे कितना ml का होता था, वो 10 ml का या 20 ml का 15 ml के होते थे, याद है ना आपको बेटे? मैक्सिमम कैपेसिटी यही होती थी उसकी। अब देखो आप पूरे 10,000 लीटर का आपका टैंक, जो दूध का जो टैंकर है ना, उसमें से आपने 15 ml या 25 ml आपने लैक्टोमीटर में लिया, और फिर बेटे आपको याद है उसमें लगाते थे, एक मशीन होती थी घुमाने वाली। अब तो खैर अब एडवांस मशीन आ गई, अब तो घुमाना नहीं पड़ता था। पहले हमारे टाइम पे क्या होता, उसको घुमाते थे उसमें रख के, फिर वो बताता था कि भाई इसका रीडिंग बताता कि इसमें इतना फैट है, इसमें इतना। तो वो क्या होता था बेटे, वो इसी का एक सैंपलिंग का एक पार्ट था बेटे। देखो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका पॉपुलेशन तो टैंकर बन गया, उसका आपने एक स्मॉल पार्ट क्या लिया, स्मॉल पार्ट आपने क्या लिया उसका, स्मॉल पार्ट आपने बेटे आपको लैक्टोमीटर में जो आपने मिल्क लेते हो ना, वो मिल्क ले लिया आपने, ठीक है। अब उसने उसी स्मॉल पार्ट के व्याप पूरे टैंकर का बता दोगे आप कि इसमें इतना फैट है, इसमें इतना क्रीम है, ठीक है, उसके जो सारे जो कंपोनेंट है वो उसके और बता सकते हो आप। तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, और भी एग्जांपल ऐसे आपने देखे हैं ना बेटे, ऐसे सपोज आप एग्जांपल देते हो सैंपलिंग, ये भी बेटे इसी के एग्जांपल, जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, इलेक्शन, तो इलेक्शन में आप बता देते हो कि भाई ये जो सर्वे करते हैं ना, सर्वे, तो उसमें भी क्या करते हैं, वो स्मॉल पार्ट ले लेते हैं ना बेटे, पूरे एरिया का नहीं कर पाते, डिस्ट्रिक्ट का नहीं कर पाते, उन्होंने कुछ कुछ पार्ट का ले लेते हैं वो, तो वहाँ से वो सर्वे से उसका निकाल लेते हैं, एग्जिट पोल वगैरह का निकालते नहीं आइडिया, एग्जिट, है ना, एग्जिट पोल वगैरह जो भी होता है ना आपका सर्वे करते हैं, वो इसी बेसिस, ये सैम्पलिंग थ्योरी का ही एग्जांपल है वो भी, इसके ब्याह पे ही वो करते हैं ना। बट कभी कभी उनका सैंपल साइज है ना, उनका कभी सैंपल पूछते नहीं है कभी कभी कि आपने सर्वे किया है, कितना सैंपल साइज पे किया है, हाँ ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसे देखा नहीं, कभी कभी सैंपल साइज बहुत छोटा ले लिया तो उससे क्या पता लगेगा। अब सपोज करो, है ना, अब सपोज कोई गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद की कोई मतलब किसी पार्ट की आपको स्टडी करनी है ना, कि आपको, तो अब आपने क्या किया, गाजियाबाद का एक ही पार्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना। ऐसे सपोज अगर गाजियाबाद में ऐसे ऐसे सपोज अब वोटिंग होती है, आपकी वोटिंग है ना, अब वोटिंग में आपने किया गाजियाबाद का एक ही पार्ट ले लिया, आपने ले लिया आरडीसी ले लिया आपने, है ना। अब आरडी छोटा सा पार्ट ले लिया आपने, अब उसके व्याप क्या आप पूरे का निकाल सकते हो कि वोटिंग का मतलब कि क्या मेजोरिटी रही होगी, वो निकाल नहीं पाओगे ना। तो इसलिए सैंपल साइज काफी डिपेंड करता है, इसलिए सैंपल साइज कभी कभी देखना, जब आप सर्वे देखते हो या वो देखते हो ना, ऐसे एग्जिट पोल देखते हो, उसमें लिखा दिखते हैं कि उनका सैंपल साइज इतना है, दिखते हैं 30,000
लिया, या उन्होंने बताते हैं कि ना ये लिया इस एरिया में पर्टिकुलर। अब सोचो बेटे इस एरिया में आपके 5 से 7 से 8 लाख वोट पड़ते हैं, 8 या 9 लाख की मतलब आपकी जो सांसद वाली है ना जो कंस्टिट्यूंसी पड़ती है, तो उसके सिर्फ 9 या 10 लाख वोटर हैं। अब आप 30,000 से उसका आइडिया लगा सकते हो। हाँ, तो कम से कम ना सैंपल साइज आप बढ़ाओ, कम से 50,000 लो आप, तो थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो सैंपल साइज छोटा हुआ तो हमारा वो उस केस में, क्योंकि बेटा क्या होता है जैसे लैक्टोमीटर वाला जो एग्जांपल है बेटा दूध वाला, ये तो आपका होमोजेनियस डेटा होता है, होमोजेनियस होता है ना ये वाला, क्योंकि इसमें अब ये हेट्रोजीनियस होता है आपका। इसमें क्या होगा कि कहीं पर तो आप देखोगे कहीं कंजेस्टेड एरिया है ना, कहीं कहीं पे आप देखोगे बड़ा खुला खुला, जैसे आरडीसी में जाओगे आप तो बड़ा खुले खुले रास्ते हैं वहाँ पे। अब यही आप थोड़ा सा उधर चले जाओगे ना, गोविंदपुर में चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा है, वहाँ पे यहाँ डेंसिटी कम है ना। तो इन चीजों का काफी फर्क पड़ जाता है सर्वे पे, है ना। चलो ये तो खैर आपके एग्जाम्पल हैं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक ही एग्जाम्पल याद रखना, आप जो लैक्टोमीटर वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है, हमने भी पढ़ रखा है ना आपके, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सैंपल, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल क्या होता है। अभी हमने बताया था आपको लार्ज सैंपल क्या होता है, एन इज लार्ज यूजुअली ग्रेटर देन 30। एन इज लार्ज सैंपल कैसे लेते हैं, जो 30 से बड़ा होगा तो उसे लार्ज सैंपल ले लेंगे, और 30 से छोटा होगा बेटे आपका लेस देन 30 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सैंपल। क्लियर है, क्लियर बेटे, स्मॉल सैंपल लार्ज सैंपल, क्लियर है बेटा। सैंपल साइज है ना, सैंपल साइज देख लेंगे, अगर वो लेस देन 30, अभी हमने बताया तो था ऊपर देखो जरा, है ना। सैंपल साइज इज लेस देन 30 ग्रेटर देन 30 तो क्या होगा लार्ज सैंपल, ठीक है। अगर लेस देन 30 होगा तो आपका स्मॉल सैंपल, लार्ज सैंपल होगा तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। स्मॉल सैंपल होगा तो हमारे पास टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है सिलेबस में हमारे में, ठीक है। ठीक बेटा, यहाँ पे आ गए, यहाँ तक क्लियर बेटे, आपको थ्योरी क्लियर है ना आपको, ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ स्टैटिक्स। अब देखो बेटे, द स्टैटिकल कांस्टेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के स्टैटिकल कांस्टेंट लाइक स्टैटिकल कांस्टेंट होते क्या, क्या है, लाइक मीन, वेरिएंस, ईटीसी आर नोन एज द पैरामीटर ऑफ स्टैटिक्स। क्लियर बेटे, तो ये तो बेटे आपका यूनिवर्स है, तो कुछ बड़ा सा बना है, ये तो बेटे यूनिवर्स है ना। तो इसके जो स्टैटिकल कांस्टेंट बेटे हमने जनरली क्या लिख देते हैं, जो स्टैटिक जो होते हैं ना पॉपुलेशन को, उनको मीन को म्यू लेते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लेते हैं, बेटे सिंपल है ना। द पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस आर डिनोटेड बाय म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, वेयर एज द सैंपल, अब बेटे इसका जो स्मॉल पार्ट है ना, इसका जिस पॉपुलेशन का स्मॉल पार्ट है इसका बेटे जो मीन है ना बेटे, मीन को हम लिखेंगे एक्स बार, मीन लेंगे एक्स बार, एंड वेरिएंस बेटे स्मॉल एस स्क्वायर, स्मॉल एस स्क्वायर, वेयर एज मीन, सैंपल मीन एंड वेरिएंस आर डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स बार एंड स्मॉल एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है। पॉपुलेशन का मीन क्या होता है, म्यू एंड मीन एंड वेरिएंस म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, बट द सैंपल के मीन एंड वेरिएंस क्या होते हैं, एक्स बार इंटू एक्स बार एंड एस स्क्वायर। क्लियर, चलो अब बेटे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है बेटे, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेटे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। ठीक है बेटा, एरर बेटे उसी में आता है ना, सैंपल में ऐसे होता है बेटे, ये तो आपका पॉपुलेशन हो गया, और इसका इसका जो आएगा ना बेटे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिग्मा है, इसका एसडी सिग्मा है ना। तो बेटे इसमें जो वेरिएशन आता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, द स्टैंडर्ड एरर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन केस ऑफ लार्ज सैंपल्स। कहां पर यूज होता है, इन केस ऑफ लार्ज सैंपल, एंड forms the core concept in testing of hypothesis। ठीक है, अच्छा, if T is a statics for the large sample, then test statics is given by Z is equal to T minus ET upon SET। बेटे क्यों लिया पता है आपको, Z मैंने बताया ना, Z टेस्ट लगता है बेटे, तो Z का फॉर्मूला क्या होता था आपको याद है,
क्या होता था, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता था बेटे, सिग्मा। अच्छा बेटे म्यू क्या होता था आपको यार, म्यू बेटे होता था आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल बेटे एक्स ले होता था। अच्छा बेटे सिग्मा आपका होता था एस डी, एस डी, तो बेटे एस डी है ना, पर यहाँ पे हम उसको लेंगे यहाँ पे एस ई लेंगे, यहाँ पे ना एस ई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर, है ना बेटे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एच डी यहाँ पे क्या होगा हमारा एस ई हो जाएगा बेटे, एस ई, तो एस ई ऑफ एक्स, तो ऐसे लिख देंगे एस ई ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या बना, यहाँ पे लिया बेटे टी लिया बेटे, उसकी जगह पे ना एक्स की जगह पे टी लिया है, तो टी इज ए स्टैटिक्स फॉर द लार्ज सैंपल, देन टेस्ट स्टैटिक्स इज गिवन बाई टी माइनस ई टी अपॉन एस ई टी बेटे स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी, याद रखें फॉर्मूला ये वाला, z इज इक्वल टू टी माइनस ई टी अपॉन एस ई टी, इज बेटे सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक है बेटे, विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0, विद मीन होता है एंड वेरिएंस 1 होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझाया है मैंने, ऊपर वाला फॉर्मूला समझाया ना, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका मीन लोगे 0 आ जाएगा, इसका वेरिएंस लोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जरूरत नीड नहीं है इसकी लिखने की, ठीक है, मैंने समझा रखा है, बस खाली डायरेक्ट लिखना आपको। अब ये बेटे फॉर लार्ज सैंपल, देखो फॉर लार्ज सैंपल्स द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सम ऑफ वेल नोन स्टैटिक्स, तो बेटे स्टैंडर्ड एरर आपकी सम वेल नोन स्टैटिक्स की जो आपको लर्न करनी पड़ेगी आपको सारी, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, पर किसके लिए ये आपका लार्ज सैंपल, याद रखना लार्ज सैंपल के लिए आपका n इज ग्रेटर देन 30, मैं बोला ना 6 फॉर्म होती है उसकी, देखो 6 फॉर्म ये वाली है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखो द डिस्क्रिप्शन दे रखा टेस्ट ना, एक तो सीरियल नंबर बता दिया यहाँ पर 1 to 6 फॉर्म बताई थी ना, 6 फॉर्म होती है आपकी। द डिस्क्रिप्शन द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, फर्स्ट आपका है सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, तो इस केस में आपका स्टैंडर्ड एरर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड एरर रहेगा आपका सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, सिग्मा अपॉन अंडर, इन दिस केस टेस्ट स्टैटिक्स इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन, क्लियर, ये रहेगा आपका क्लियर टेस्ट स्टैटिक्स। तो सेम फॉर्मूला देखो ये ना एस ई से डिवाइड करते हो आप हमेशा, देखो फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला क्या आपका z इज इक्वल टू टी माइनस ई टी अपॉन एस ई टी, तो आप क्या करते हो एस ई से इसको डिवाइड करते हो ना, इसको आप, क्लियर है। आपको ये डायरेक्ट बेटे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, टेस्ट स्टैटिक्स z है ना, क्या रहेगा आपका इस केस में द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन म्यू, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन के बीच में आपको टेस्ट स्टैटिक्स मतलब सिग्निफिकेंस डिफरेंस फाइंड करना है, तो उस केस में टेस्ट स्टैटिक्स क्या रहेगा आपका एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन, क्लियर बेटे, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखो बेटे नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स एक्स बार एंड एक्स टू बार, तो बेटे देखो सैंपल के मीन्स को हम एक्स बार बाई बार एक्स बार बोलते हैं, वन बार एक्स टू बार होगा आपका, ठीक है ना, एक्स बार बोलते हैं ना, देखो मीन, या तो जनरल बेटे आप देखो अगर 2 सीरीज है तो आप बोलते थे एक्स बार बाई बार बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ में जनरली x1 बार x2 बार लिख लिया, तो कंफ्यूज मत हो ना, आपको x1 बार 2 सैंपल है x2 बार, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, बेटे क्या रहेगा आपका स्टैंडर्ड एरर रहेगा अंडर रूट। अच्छा बेटे अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोबारा देखो बेटे। अब देखो बेटे अगर आपसे पूछे को टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, तो बेटे 2 सैंपल्स के मीन में डिफरेंस निकालना है, टेस्ट स्टैटिक डिफरेंस फाइंड करना है आपको, तो मीन्स क्या होते हैं सैंपल्स के x1 बार x2 बार, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या निकलेगा टेस्ट स्टैटिक्स x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे नेक्स्ट थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या आपका द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस,
सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस एंड पॉपुलेशन एच डी, पॉपुलेशन एस सिग्मा होता है, आपको ना दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करना है। किस किस में? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस केस में क्या बनेगा आपका स्टैंडर्ड एरर, तो बेटे बनेगा आपका सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n। ठीक है बेटे, तो ये क्या बनेगा आपका टेस्ट। तो बेटे आपको ये लर्न करने डायरेक्ट ये वाली, हमें इनसे हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बेटे क्वेश्चन में ये कभी नहीं पूछता ये वाला क्वेश्चन में, ये हमें कभी नहीं याद रखना बेटे, हमें डायरेक्ट ये याद रखना है फॉर्मूला उसका क्या होता है। टेस्ट जेड की वैल्यू क्या होती है ना बेटे, उस केस में क्या होता है आपका एस माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2n। क्लियर है बेटे, ये थर्ड वाला केस क्लियर। हाँ, अब देखो बेटे, अब सैंपल्स स्टैंडर्ड डेविएशंस के बीच फाइंड करना आपको सिग्निफिकेंस डिफरेंस। सैंपल्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया आपके S1 S2 हो गया, आपके 2 सैंपल ले लिए, पहले का S1 है दूसरे का S2 है, तो उस केस में आपका टेस्ट स्टैटिक्स क्या बनेगा S1 माइनस S2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2n2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटे, एक तो सैंपल प्रोपोर्शन P, सैंपल प्रोपोर्शन एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल कैपिटल P। ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शनल स्मॉल p एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल कैपिटल P। तो इस केस में क्या बनेगा टेस्ट स्टैटिक्स P माइनस कैपिटल P अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई n। बेटे Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, याद रखना। P द प्रोबेबिलिटी, सपोज P द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो Q का प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ठीक है, हमें पता लग गया, देखो हमें P पता है, कैपिटल हमें स्मॉल p पता है हमें, और कैपिटल P पता है, तो कैपिटल Q निकाल लेंगे हम, क्या होगा फॉर्मूला 1 माइनस P करके। ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट क्या निकलेगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई n। बेटे n पता ही होगा हमें, n होता है सैंपल साइज होता है आपका। ठीक है, तो अब 2 सैंपल हैं, सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। पहले वाले में क्या दे रखा था, एक तो सैंपल की प्रोबेबिलिटी है और पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी, इसमें दोनों सैंपल लिए उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है P1 P2। तो उस केस में क्या बनेगा आपका P1 माइनस P2 अपॉन अंडर रूट P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2। क्लियर है बेटे यहाँ तक, ये क्लियर है। अच्छा बेटे, ये तो हमने टेस्ट निकाल लिए। अब बेटे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस टेस्ट हमने निकाले वो टेस्ट वैलिड है कि नहीं, जिन टेस्ट से हमने जो थ्योरी निकाल रहे हैं वो थ्योरी वैलिड है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए बेटे हमें और आगे पढ़ना पड़ेगा इसके ना, हाइपोथेसिस और एरर, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये थ्योरी है आपकी। बेटे थ्योरी टेंशन मत लेना, थ्योरी अगर समझ में नहीं आया तो मैं कल दोबारा समझाऊंगा, थ्योरी है ना, समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी बेटे आपकी स्टार्टिंग की 5-6 पेज की थ्योरी आपने समझ ली, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब बेटे देखो, इस वाले लार्ज सैंपल के ये 6 फॉर्मूले हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लार्ज सैंपल के 6 फॉर्मूले याद है ना, याद करने में तो मुश्किल होता है ना बच्चों को, है ना, तो वही बच्चों को कंफ्यूज होता नहीं, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। पहले हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे हम सब बेटे, गिवन क्वेश्चन में हमें लिख लेते हैं क्या गिवन है, लिख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या क्या निकालना वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे बेटे, कंक्लूजन निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके आगे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। टेस्ट मतलब आपका हाइपोथेसिस, एरर, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो सब पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। फिर इसका मैं प्रोसीजर समझाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलो तो हम बात करते हैं हाइपोथेसिस। आप देखो बेटा, हाइपोथेसिस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों एक साथ लिख रखा है, तो देखो पहले हाइपोथेसिस बताते हैं आपको। देखो बेटा, टू टेस्ट of significance is an important aspect of the theory of sampling. It enables us to decide on the basis of result of sample whether the deviation between observed sample statistics and hypothetical parameter value and the deviation between two sample statistics, ठीक है, is significant or might to be distributed due to change of fluctuation of sampling. Clear? To apply the test of significance, we propagate a hypothesis. एक hypothesis हम propagate करते हैं, ठीक है, which is definite statement about the population parameter
एंड इट इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस एंड डिनोटेड बाय H नॉट। तो जो स्टेटमेंट हम डिसाइड करते हैं ना, ऐसे जनरल स्टेटमेंट में दे दूं एक ऑप्शनल स्टेटमेंट, द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स is always less than the average height of the boys in a particular class। होता बेटा कि नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, वी देखा ना हमने, वी प्रोपेगेट ए हाइपोथेसिस डिफाइन। तो बेटा ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसके लिए हम डिसाइड कर रहे हैं ना। तो वो आप जब प्रॉब्लम करोगे उसमें बताया करेंगे इन चीजों को। तो क्या लिखा है, टू अप्लाई द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वी प्रोपेगेट ए हाइपोथेसिस व्हिच इज डिफाइन, व्हिच इज डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H नॉट। तो बेटे नल हाइपोथेसिस हो गया। अब इसका जो अपोजिट होता है, द अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड इट इज डिनोटेड बाय H1। बेटे H1 भी लिख देते हैं, HA भी लिख देते हैं इसको हम शॉर्ट में। इसको हम H नॉट लिखते हैं, H नॉट, ठीक है, H0 लिखा है ना, H0 या H नॉट, क्लियर। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। और बेटे और इसके कुछ बच्चे इसमें नल हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा, इसमें जो नल हाइपोथेसिस में जो होता है ना उसका अपोजिट होता है जस्ट उसका, ठीक है। अगर कोई हाइपोथेसिस बेटे सपोज आपने एक्सेप्ट की है तो उसमें क्या हुआ, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है। इट इज द कॉम्प्लीमेंट टू द नल हाइपोथेसिस, ये भी लिख रखा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नल हाइपोथेसिस। अब बेटे एग्जांपल देके समझाया, देखो फॉर एग्जांपल, if the null hypothesis is that population has specific mean mu naught which can be defined as, कैसे लिखते हैं उसको, the population has a specific mean mu naught, तो क्या लिखेंगे H naught such that mu is equal to mu naught लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा, एंड करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेटे क्या बनेगा, उसमें क्या बनेगा बेटे आपका, क्या लिखोगे H1 सच दैट, ये आपने क्या लिखा है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो उसमें क्या बनेगा H सच दैट म्यू विल नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अब बेटे इक्वल नहीं होगा तो दो केस बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो क्या बन सकता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी एराइज हियर, आइदर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। क्लियर, क्लियर बेटे, यहाँ तक क्लियर है ना। या तो इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से दो केसेस अराइज होंगे आपके। फर्स्ट इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। अगर बेटे इसी में इसको बोलते हैं विच इज नोन एज द टू टेल्ड हाइपोथेसिस। बेटे हम सारे क्वेश्चन इसी से करते हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, हम इनको कभी नहीं लेते हैं। अच्छा बेटे इसमें लिख रहा है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो क्या होगा, इसे बोलेंगे सिंगल राइट टेल्ड, एंड म्यू लेस देन म्यू नॉट इसको सिंगल लेफ्ट टेल्ड, ठीक है। तो बेटे क्वेश्चन हम इसी से करते हैं, हम टू हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं, पहली नल हाइपोथेसिस और सेकंड वाली अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव में बेटे हम कौन सी लेते हैं, टू टेल्ड लेते हैं ये वाली, ठीक है ना। अच्छा बेटे अब एरर क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्ट इन द सैंपलिंग थ्योरी इज टू ड्रॉ ए वैलिड कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग रिजल्ट। In doing this, we may commit following two types of errors. Error type 1. Type 1 क्या होता है, reject H नोट, क्या लिखा है, reject H नोट when it is true। तो बेटे एरर ही होगा ना, H नोट को रिजेक्ट कर रहे हो कब, when it is true, जैसे टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, इसका देखो, इसी का देखो क्या लिखा है, रिजेक्ट का लिखा आपने एक्सेप्ट H नोट when as it is यहाँ पे लिखा है ट्रू, तो यहाँ पे लिखो रॉन्ग। क्लियर, तो देखो रिजेक्ट H नोट व्हेन इट इज ट्रू, तो आपने क्या लिखा, एक्सेप्ट H नोट व्हेन इट इज ट्रू। क्लियर, याद क्लियर बेटे आपको, क्लियर है ना तब। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्लियर बेटे आपको, ये बेटे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्ट H नोट व्हेन इट इज ट्रू, एंड टाइप 2 एरर एक्सेप्ट H नोट व्हेन इट इज रॉन्ग। क्लियर, और बेटे इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्सेप्ट H नोट व्हेन H1 इज ट्रू। H1 ट्रू लिख सकते हैं बेटे, क्योंकि H1 कॉम्प्लीमेंट ले रखा है ना, जहां रॉन्ग लिखा है ना, एक्सेप्ट H नोट व्हेन इट इज रॉन्ग। क्लियर, तो इसमें क्या बनेगा, एक्सेप्ट H, और इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट H नोट व्हेन H1 इज ट्रू। अच्छा, अब देखो बेटे इसको क्या लिखेंगे हम, इफ वी राइट रिजेक्ट H नोट, ठीक है,
ऑब्लिक लिखा ना एच नॉट, तो बेटा क्या बना, ये आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी बन गई, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। तो क्या बना आपका प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हिच इज ट्रू, दिस इज नोटेड बाय अल्फा। एंड अगेन सेकंड वाले एरर की प्रोबेबिलिटी का रिजेक्ट एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज रॉन्ग, तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज रॉन्ग, मतलब एच1 लिख दोगे आप, दिस इज बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड द सैंपल ऑफ साइज ऑफ टाइप 1 and called the size of type 1 and type 2 clear errors, also referred to as the producer risk, also it is referred to the producer risk and beta as consumer risk respectively। क्लियर है यहां तक। अब बेटा आता है क्रिटिकल रीजन और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो क्रिटिकल रीजन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वी जनरली टेक two critical regions which cover 5% and 1% area of the normal curve। तो अब देखो नॉर्मल कर्व है ना आपका, बताया था में क्या होता है, आपका टोटल एरिया होता है 100%, टोटल एरिया होता है 100%, तो 50% बेटा इधर होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, 50% आपका राइट हैंड साइड में होता है आपका। ठीक है, समझना इसको। तो क्या लिखा आपने, विच कवर्स 5% एंड 1% एरिया ऑफ नॉर्मल। तो बेटा ये 5% कैसे होगा, 5% तो 2.5% लेफ्ट हैंड साइड में, 2.5% राइट हैंड साइड में होगा, ये तो आपका 1 केस हो गया। एंड 1% वाले में क्या बनेगा, सपोज 1% है आपका 1 पॉइंट, तो 0.5 आपका लेफ्ट हैंड साइड में एंड 0.5 आपका राइट हैंड साइड में। क्लियर है। अब देखो ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन जो आपका लिखा है मैंने, ये वाला रीजन होता है आपका एक्सेप्टेंस एरिया। ठीक है, इसमें हमारी हाइपोथेसिस लाई करेगी तो एक्सेप्ट करेंगे हम उसमें, अगर बेटे हमारी हाइपोथेसिस इसमें लाई करेगी इस वाले में तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो लिखा देखो 10 the probability of the value of variate falling in the critical region, it is all, ठीक है बेटे, critical region called the level of significance, if the variate falls in the critical region then hypothesis is rejected। अब देखो अगर इसमें लाई करेगा इस वाले में क्रिटिकल, तो उसको इसमें क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपका एरिया कैसा है आपका एक्सेप्टेंस एरिया, तो बेटा ये वाला है, अगर इसमें लाई करेगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर इसमें लाई करेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब हम बात करें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, द टेस्ट which enable us to decide whether to accept or reject the null hypothesis is called the test of significance if the difference between the sample value and the population value are so large, ठीक है ना, it is to be rejected। ज्यादा होगा तो सर दैट मींस वो कंप्लाई कर रहा है, लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल एरिया हम लाइक करते तो रिजेक्ट कर देंगे। तो क्रिटिकल एरिया ये वाला होता है आपका, ये हमने लिख रखा है ना, तो शेडेड एरिया बना रखा है, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में अगर हमारी हाइपोथेसिस में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं ना, जेड निकालते हैं, जेड की वैल्यू अगर हमारी क्रिटिकल रीजन में इसमें आती है इस वाले में, तो हम उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। समझ आ रहा है, दोनों तरफ देख लेंगे, तो हम तो वन साइडेड लेते हैं बेटे, तो हम मोड लगा लेते हैं हर एक में, तो हम लोग क्या लगाते हैं, टू टेल टेस्ट लगाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो मोड लगा लिया करेंगे, हमेशा काम चल जाएगा करेगा। ठीक, देखो अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। वी वुड लाइक टू डिटरमाइन एन इंटरवल इन विच द पॉपुलेशन इज सपोज्ड टू लाई। द प्रोसीजर टू डिटरमाइनिंग दिस इंटरवल इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेशन एंड द इंटरवल इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल for that population parameter। The end points of this interval are known as the confidence limit। जो interval की end points होती है वो confidence limit बोलते हैं। For example, consider the case in which the level of significance was 1%। जब बेटे level of significance was taken 1%, तो उस केस में क्या बनेगा आपका, क्या लोगे, z की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी mod z इज लेस देन 2.58 होता है बेटे, उसका क्या होता है 1%, तो 1% तो बेटे एक्सेप्टेंस में कितना होगा आपका 100% होता है टोटल, तो उसमें कितना बचेगा आपका 0.99% बचेगा ना आपका, तो इसमें क्या बनेगा आपका 0.99। अब बेटे इसकी वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू क्या बने, z माइनस ईटी अपॉन एस ईटी लेस देन इक्वल टू 2.58। अब इसमें बेटे आपको एक प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली मॉड ऑफ z इज लेस देन a, तो वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन -a टू +a। तो बस इस इनइक्वालिटी को बेटे सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ET lies between t minus 2.58 SET into t plus
2.58 SET 0.59. देखो we conclude that 99% confidence the population parameter ET will lies in the interval. क्या इंटरवल है आपका? इंटरवल क्या आपका? T minus 2.58 SET और T plus 2.58 SET. This interval is called the confidence interval and the end points of the interval are called the confidence limit. ये तो बेटे आपका हो गया 1% के लिए. 2% के लिए कितना होता है? यही वाला इंटरवल क्या होता है? T minus 2.33 SET है ना, T plus 2.33 SET. ये तो बेटे 2% के लिए हो गया आपका. और 5% के लिए कितना होता है? T minus 1.96 SET, T plus 1.96 SET. तो देखो बेटा ये वाला ये क्रिटिकल वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू इसकी नीड नहीं है आपको, ठीक है ना? ये मैंने बहुत पहले ज्यादा लिख रखा था. चलो अब बेटे आपको देखो ये वाला ये चार्ट याद करना है आपको. देखो तो अब देखो बेटा करने कैसे आपको, देखो ये तो याद करना है आपको 1% वाला. 1% में कितना होता है? 1% पे आपका 2.58 है ना. 2% पे कितना होता है आपका? 2.33. और 5% में कितना होता है? 5% पे 1.96 और 10% पे होता है 1.64. ठीक है बेटा, हमने लगाया 2 टेस्ट में. पता है हमने एक ही टेस्ट यूज करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे ना. ये बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना. जो वैल्यू हमारी निकलती है उनको हम इनसे कंपैरिजन करते हैं. 1% पे कितनी होती है? 2.58. याद है कि 1% 2.58. 2% पे कितनी होती है? 2.33 एंड 5% पे 1.96 एंड 10% पे कितनी होगी? 1.64. तो बेटा ये आप लर्न कर लेना कौन सी 2% वाली और 5% वाली. बेटा इन पे जनरली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे करते हैं हम, है ना. और 1% में कितनी होती है? 2.58. ठीक है, 2% पे 2.33, 5% पे 1.96 एंड 10% 1.64. ठीक है बेटे, और इनको लर्न नहीं करना है, इनको हमें सिर्फ ये वाला चार्ट लर्न करना अच्छे से. ठीक है, अब बेटे अब इनके पास हम थ्योरी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स में हमारे 5 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? डिफाइन द नल हाइपोथेसिस. सेकंड, डिफाइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. थर्ड स्टेप, फिक्स द सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, अल्फा बेटे डिसाइड करते हैं हम. अल्फा या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो बेटे अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि अल्फा वाला 2% या 5% जो भी दे रहे हैं. इन जनरल बेटे हम 5% में करते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 5% है ना. याद होता है 1.96 होता है आपका. थर्ड में क्या करते हैं बेटे? जेड निकालते हैं. ठीक है, अब बेटे जो जेड की वैल्यू, बेटे जो वैल्यू आ रही है ना, जो वैल्यू जेड की, और जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू बेटे जेड अल्फा है, और जो हमने मॉड जेड की वैल्यू निकाली. अब देखो बेटे जो हमारी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होगी, जो हमारी जो वैल्यू आ रही है ना स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होगी, तो हम क्या करेंगे? बी एक्सेप्ट करेंगे उसे. ठीक है, अगर बेटे स्टैंडर्ड वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू से हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे? फिर रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस. ये बेटे कंक्लूजन है, खत्म. ये थ्योरी है. अगर किसी बच्चे को थ्योरी समझ में ना आया हो तो बेटे समझ, कोई टेंशन मत लेना, मैं कल दोबारा समझा दूं पूरी थ्योरी को. ठीक है, बट ये आपको बेटे समझ नहीं अच्छे से थ्योरी, है ना. बिल्कुल आसान यूनिट है. अभी आपको लग रहा है पहला दिन है आज, है ना, सबसे आसान यूनिट लगेगी आपको. बहुत छोटी यूनिट है ना. बस क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, अब ये सैंपलिंग फॉर स्मॉल सैंपल मैंने क्यों लिख रखी है? वो कौन कौन से आपके? ft का स्क्वायर. ये अपने लार्ज सैंपल का था सारा, फिर इसकी थ्योरी भी लिख रखी है मैंने, है ना, सारी थ्योरी देखो. फिर बेटे इनकी प्रॉब्लम्स है, इनकी देखो सारी. फिर प्रॉब्लम्स मैंने बेटे एक एक प्रॉब्लम लिखी है, हर टाइप की एक एक प्रॉब्लम है ना एक साथ. ठीक है कि नहीं? तो आप टेंशन में लेना, सबसे आसान बेटे देखना, बहुत आसान है ये वाला पार्ट. तुम करोगे तुम लगेगा अरे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं. ठीक है कि नहीं? डरना नहीं बिल्कुल भी इससे. सर आएगा तो 20 मार्क्स का इसमें से. क्या बेटा? सर 20 मार्क्स का ही आएगा इसमें से. हाँ 20 मार्क्स का आएगा बेटे. अरे बहुत आसान यूनिट है, तो अभी तो लग रहा होगा ना आज फर्स्ट डे है. फिर देखना जब 2-3 दिन हो फिर देखना, आप कहोगे सर सबसे आसान यूनिट यही है ना. सिर्फ 5 टेस्ट है इसमें बस. कौन सा? नॉट जेड टेस्ट, उसके बाद आपका अपने टी टेस्ट, एफ टेस्ट, 5 टेस्ट, नोवा एनालिसिस, और आपका वो है क्या है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ बेटा, चलो बाद में बता दूंगा, टेंशन नहीं उसकी. ठीक है ना, तो इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाता है. देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन बेटे ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसमें. देखो ना, क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है ही नहीं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए. देखो फॉर्मूले पता है आपको, फॉर्मूले लगा दो, P1 P2 वैल्यू निकाली जाती है ना. ठीक है ना, सारे लिख रखे हैं मैंने, ये है सारे. देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन हैं. इतनी आसान है कि आपकी यूनिट लगी, बस अपने फॉर्मूले बस याद कर लेना. इसमें सिर्फ कम से कम इसमें 15 फॉर्मूले हैं, 15 फॉर्मूले हैं लगभग इसमें, है ना.
देखो सारे चल रहा है ना। ये सारा का सारा है देखो। तो बेटा चक्कर से दिक्कत क्या है ना बेटा, आपको पुरानी बुक मिलेगी ना आप लोगों को, उस बुक में यूनिट है नहीं ये वाली, है ना, इसलिए मैंने पूरी बुक ही कर रखी है, मैंने पूरी ना स्कैन कर रखी है पूरी ना, इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, क्योंकि जो आपको बुक मिली है ना, जो उसमें शायद ये यूनिट है नहीं ये वाली, उसमें ये वाली ये न्यू यूनिट है बेटा, सैम्पलिंग वाली आपकी है ना। तो बेटा ये माइंड सेटअप कर लेना, सबसे आसान यूनिट है ये, आपकी फेवरेट यूनिट होनी चाहिए आपकी। ओके, थैंक यू।